हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड भी किया होगा। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की लेक्चर 4 की। ठीक है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 3 में, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स का इमिशन होता है तो न्यूक्लियस में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, उनका यूज देखा था, उनका एक हार्मफुल इफेक्ट देखा था, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की थी लेक्चर 3 में। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे। साथ ही साथ अगर इमिशन होता भी है तो आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मास जब कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो कितनी एनर्जी इवॉल्व होती है एक मास के कन्वर्ट होने से। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। तो देखिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है इन 1905 ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन की एक थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उन्होंने सजेस्ट किया दैट द मास एंड द एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, यानी कि अगर कोई मास चेंज होता है तो वो एनर्जी में चेंज होगा, यानी कि कोई मास चेंज होकर एनर्जी को इवॉल्व कर सकता है। दैट इज द थ्योरी ऑफ द आइंस्टीन। ये इनकी रिलेटिविटी की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो उसमें किस तरीके से कोई मास कितनी एनर्जी को इवॉल्व करता है। ठीक है। तो अब ये जो मास आता है ये लॉस इन मास आता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका कुछ मास लॉस हो रहा है, तो वो जो मास लॉस हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो इसकी जो बेसिक एक तरीके से इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ जो m है वो मास है और c क्या है बेटा, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है, जो बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट की। तो यहाँ पर जो मास है हम देखते हैं कि मास का लॉस, जिसको हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा m। डेल्टा m इज द लॉस इन मास, लॉस इन मास। ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन होती है। तो एक तरीके से हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई 1 केजी का सबस्टेंस है, यानी कि 1 केजी मास का कुछ ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन 1 केजी मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, लॉस हो रहा है तो एनर्जी में कितना कन्वर्ट हो रहा है, व्हेन 1 केजी मास इज लॉस देन एनर्जी इज इक्वल टू, यानी कि E इज इक्वल टू डेल्टा m और c स्क्वायर। तो डेल्टा m एंड c स्क्वायर। तो डेल्टा m कितना है बेटा 1 केजी और c स्क्वायर कितना है, c की स्पीड 3 इंटू 10 टू दावर 8, इसका स्क्वायर कर लेंगे। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 टू दावर 16। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब जब इसकी वैल्यू इतनी आ गई, ये क्या आ गया, जूल, इतनी जूल एनर्जी आ गई। ठीक है। अब एक चीज और रिकमेंड करिएगा, ये तो जूल में इतनी ज्यादा एनर्जी आई है, लेकिन अब इसी एनर्जी को हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमको मालूम है 1 किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर हम किलोवाट आवर में इसको कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 16 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये आ जाएगा किलोवाट आवर में। और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दावर 6। ठीक है, इतने जूल होता है, तो इससे इसको डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब फाइनली हम इनका पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है वो 2.5 इंटू 10 टू दावर 10 किलोवाट आवर। ठीक है, 2.5 इंटू 10 टू दावर 10 किलोवाट आवर, ये आ जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है। तो इतने किलोवाट आवर की एनर्जी जो होती है स्पेंड होती है। अब यही एनर्जी जो ड्यू टू द लॉस इन मास जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, यानी कि 1 केजी का मास जब लॉस हो रहा है तो इतनी एनर्जी बन रही है, और यही एनर्जी क्या कहलाती है बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी। यही एनर्जी क्या कहलाती है बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। ओके, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। अब हम इसी को, ये जो 1 केजी का मास था इसमें हम लोगों ने समझा, अब इसको हम एटॉमिक मास यूनिट के बेस पे समझते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट के बेस पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एटॉमिक मास यूनिट के बेस पे समझेंगे तो बेसिकली हम 1 AMU इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 इंटू
द मास ऑफ वन कार्बन, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, कार्बन एटम 12 का इसका मास लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू 1/12, और इसकी जो वैल्यू लेंगे बेटा वो लेंगे हम लोग 12 इंटू 10⁻⁻13, ये केजी में लेंगे, और पर मोल के अकॉर्डिंग इसको कितना ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे पर मोल के अकॉर्डिंग 6.02 इंटू 10⁻26, ठीक है, पर केजी मोल, इसके हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब जब इनका ओवरऑल कैलकुलेशन हम करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है बेटा वो कितनी आ जाती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, इतने केजी की वैल्यू आ गई। अब यानी कि 1 AMU में इतने केजी की वैल्यू आ रही है। अब हम यहाँ पे एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितनी आएगी, ये आ गया मास, ये आ गया क्या, मास। तो बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mc², तो ये मास m और इंटू C², जिसको आप डायरेक्टली 9 इंटू 10⁻16 बेसिकली हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। नॉर्मली 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 10⁻16 कर लो। अब होता क्या है कि जब हम इनको कैलकुलेट पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.49 इंटू 10⁻⁻10, ये इतने जूल की एनर्जी आती है। तो अभी तो ये जूल में आई है, अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है बेटा, अभी हम इसको चाहें तो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब हम जो न्यूक्लियर एनर्जी जो निकलती है हमारी, इसको हम ज्यादातर कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो अब ये चूंकि एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, काफी बड़ी एनर्जी है, तो हम उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है इसी एनर्जी को, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम -13 से डिवाइड करते तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि ये जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम इससे डिवाइड करके इसकी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जब हम ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, यानी कि ये जो एनर्जी आई वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब 1 एटॉमिक मास यूनिट का कोई भी सबस्टेंस या कोई भी पार्टिकल लॉस होता है तो उसमें एनर्जी कितनी आती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को वो स्पेंड करता है। सोचिए कितनी बड़ी एनर्जी है, एक सिंपली एक मॉलिक्यूल, एक 1 एटॉमिक मास यूनिट से, 1 एटॉमिक मास यूनिट के लॉस से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। समझ में आया कि इतनी बड़ी एनर्जी यहां पर निकलती है। आगे देखते हैं, अब आपको ये डेरिवेशन समझ में जरूर आया होगा कि कितनी एनर्जी निकलती है। आगे देखते हैं, आगे इसमें कह रहा है नोट, अब थोड़ा सा नोट पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द टर्म ऑफ केजी, एएमयू एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखिएगा, मास इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1091 इंटू 10⁻⁻31 केजी, लेकिन जब हम इसको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन जब यही मास लॉस होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो बनता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सेम इसी तरीके से प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1.67 इतने समथिंग होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास यूनिट आता है 1.00727, और जब ये कन्वर्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आ जाता है 938.3। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली हम सब कुछ सेम लेते हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस आते हैं। अगर हम डेसिमल प्लेस पे जाएंगे तो हमें चेंजेस दिखाई देंगे। न्यूट्रॉन का मास हो जाता है 1.6748 और यहाँ पर है 6725, और ये 10⁻⁻27 केजी। जब ये एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है 1.00865, और ये कितना कन्वर्ट करता है बेटा, 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अब आप देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। इवन
इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा एनर्जी इवॉल्व नहीं होती, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो उससे एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कन्वर्ट होने से हमें एनर्जी मिलती है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। अब आगे हमको यही समझना है कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। चीजों को समझिएगा। न्यूक्लियर फिजन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है तो क्या रहा है, न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच ए हैवी न्यूक्लियाई इज स्प्लिट इनटू टू लाइट न्यूक्लियाई, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस होता है जो कि अनस्टेबल होता है ज्यादातर, वो दो लाइट न्यूक्लियाइज में क्या होता है, डिवाइड होता है ऑफ द सेम साइज बाय द बम्बार्डिंग इट विद द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, उसकी बम्बार्डमेंट करते हैं, और जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। लगभग इनका जो सेम साइज होता है। इन ईच फिजन रिएक्शन a tremendous amount of energy evolved, लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। अप्रोक्सीमेटली इससे ज्यादा इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे आसपास ही रहती है एनर्जी। अब देखिए कुछ रिएक्शंस दे रहा है, इसको समझिएगा। जैसे लिया है एक यूरेनियम है 92 यूरेनियम 233। अब कंपैरिजनली आपको यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, विच इज 233 माइनस 92 करके आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, जो कि काफी बड़ा आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब इस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी, यानी कि ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होगा, ये स्लो मूविंग होगा। जब ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इस पे अटैक करेगा, यानी कि बम्बार्डमेंट होगी, तो इसकी जो न्यूक्लियस होगी वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होके ये क्या बना लेगा, पहले तो ये इसके साथ जुड़ेगा, जुड़कर 92 यूरेनियम 234 बनाएगा, और जैसे ये बनाएगा ये तुरंत ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अभी ये क्या है, यूरेनियम सिंथेटिक है, और यहाँ पर ये जैसे ही 92 234 होगा ये अनस्टेबल हो जाएगा, और तुरंत ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा, इसकी न्यूक्लियस स्प्लिट होना स्टार्ट कर देगी। तो पहले ये स्ट्रोंटियम बनाएंगे 38, स्ट्रोंटियम 94, उसके बाद ये बना लेंगे जेनान, यानी कि 54 जेनान 172, और साथ ही इनमें से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, यानी कि 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन भी स्प्लिट होकर किनारे आएंगे। तो ये 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन किनारे आए, और एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी। यहाँ पर देखो 197.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बोली जाती है। ठीक है, अब इसी की दूसरी रिएक्शन देखिए। मान लीजिए 92 यूरेनियम 235 है, इस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अटैक करता है, तो ये पहले 35 से 36 में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा, यहां पे फिर से ये अनस्टेबल हो जाएगा, फिर ये किस में चेंज होगा, पहले तो क्रिप्टॉन में चेंज होगा, 36 क्रिप्टॉन 92, फिर 56 बेरियम 141 में डिवाइड होगा, और फिर से 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यहां पे क्या होंगे, इवॉल्व होंगे, और साथ ही एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वैल्यू होगी 202.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को इवॉल्व करेगा। ठीक है, आपकी बुक में ज्यादातर इस रिएक्शंस को ज्यादा दिखाया गया है, तो आप इस रिएक्शंस पे ध्यान दीजिएगा जरूर से। एक और रिएक्शन देख लेते हैं फ्यूजन की, जिसमें प्लूटोनियम लिया गया है 94 प्लूटोनियम 239, इसको लिया गया है। इस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है, तो पहले ये प्लूटोनियम अनस्टेबल बनता है, 94 प्लूटोनियम 240 बन जाता है, और उसके बाद इसका क्या होता है, फिजन स्टार्ट होता है, और ये जर्कोनियम यानी कि 40 जर्कोनियम 103, और उसके बाद 54 जेनान 134 बनता है, और फिर से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन फ्री होते हैं, और फिर एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां इवॉल्व होती है। अब ये जो एनर्जी इवॉल्व होती है वो कब होती है, जैसे ही ये दोनों एलिमेंट ब्रेक डाउन होते हैं, यानी कि जैसे ही प्लूटोनियम स्प्लिट करेगा, ये सारी चीजें तो बनेंगी ही बनेंगी, तुरंत एनर्जी भी इवॉल्व होने लगती है। अब नीचे वाले फिगर में आपको दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए ये यूरेनियम लिया गया, अब ये आपको यूरेनियम है ठीक है, इस यूरेनियम पे हम लोगों ने क्या किया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई, तो पहले ये न्यूट्रॉन के साथ क्या करेगा, अपने आप को अनस्टेबल बना लेगा। 92 यूरेनियम 236 हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब जब अनस्टेबल होगा तो यहां पर ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट, जैसे ही ये ब्रेक होना स्टार्ट करेगा तो ये बन गया क्रिप्टॉन, और ये बन गया बेरियम। तो ये क्रिप्टॉन और बेरियम बनाएगा, जैसे ये स्प्लिट होंगे, एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि यहां आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर एनर्जी इवॉल्व होगी, और साथ ही साथ ये 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को भी फ्री करेगा। अब यही 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अगेन इस पर स्ट्राइक करते हैं,
फिर से ये डिवाइड होता है, यानी कि ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये तब तक बढ़ता रहता है कि जब तक कि पूरा यूरेनियम यूटिलाइज ना हो जाए। और ये एक सोचिए कि एक बार के फिजन से इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। अब जब यही फिजन कॉन्टिन्यूअस वे पे चलता रहता है तो ये एनर्जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। ये अब 3 फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लगभग 3 यूरेनियम से टकराएंगे और फिर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एनर्जी एक्सपेंड होगी और एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें दिखाई देती है, जिसका इफेक्ट हम जानते हैं कि बहुत बुरा इफेक्ट हमें इसका दिखाई देता है। देखिएगा आगे, आगे कह रहा है नोट द ओर ऑफ यूरेनियम फाउंड इन द नेचर कंटेन 2 आइसोटोप्स। 99.3% होता है 92 यूरेनियम 238 और 90 और बाकी का जो हो जाता है वो हो जाता है 2 यूरेनियम 235। तो ऑल्दो बोथ द आइसोटोप्स आर फिजनेबल, ये दोनों के दोनों आइसोटोप्स फिजनेबल है, बट एक्सपेरिमेंटली जो 92 यूरेनियम 35 है 235 ये ज्यादा इजी होता है ब्रेक करना। इट इज फाउंड दैट द आइसोटोप 92 यूरेनियम 235 is more easily fissionable than the isotope 92 uranium 238. The reason is that the fission of 92 uranium 238 nucleus is possible only by the fast moving neutron, while the fission of 92 uranium 235 nucleus can be even by the slow neutron. तो ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से ज्यादा इजी हो जाता है और यूरेनियम 238 का फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। तो अभी क्या होता है ना, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले जब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही मिलता है, क्योंकि इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, भाई अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए तो एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो हमको इस रिएक्शन के स्टार्टिंग में मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम गेट तो कर सकते हैं लेकिन डिफिकल्टी होती है, यानी कि वो एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं या फिर ज्यादा चीजों को अरेंज करना पड़ सकता है। इसलिए हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इजीली मिल जाता है हमें, यानी कि हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो यूरेनियम पहले वहां से डिवाइड होता है और फिर उसके बाद हमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन मिल ही जाते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ एनर्जी उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है और फिर वो कॉन्टिन्यूअस इस प्रोसेस में आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड एंड द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कह रहा है ए चेन ऑफ फिजन of nucleus is formed which one is started continuous till the entire uranium is consumed। तो कभी भी जब न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे टाइप की हो रही है फिजन, ये फिजन कॉन्टिन्यूअस तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा यूरेनियम कंज्यूम ना हो जाए। Hence the energy obtained from the nuclear fission continuously increases। इसलिए जो न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यू इंक्रीज करती है, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीज करती है, ठीक है। ड्यू टू सच ए चेन रिएक्शन अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन ऑफ एंटायर यूरेनियम अकर इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड ट्रेमेंडसली हाई एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच कैन बी वेरी हार्मफुल। और ये पूरी रिएक्शन छोटे टाइम पीरियड में होती है, लेकिन यहां से जो एनर्जी निकलती है ना बेटा, वो एक ट्रेमेंडसली हाई एनर्जी होती है जो कि बहुत हैवी हार्म क्या करती है, नुकसान करती है, हमें हार्मफुल बहुत होती है। दिस इज द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यानी कि एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसमें कंट्रोल ना किया जा सके, जब तक कि पूरा यूरेनियम खत्म ना हो जाए तब तक वो चलेगा। तो ये टाइप की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अ न्यूक्लियर बॉम्ब इज बेस्ड ऑन इट, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं वो इसी पर बेस होते हैं। If the chain reaction is controlled by the absorbing some of the neutrons emitting in the fission process by means of moderator, अगर हम न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनको एब्जॉर्बर लगाकर या मॉडरेटर्स लगाकर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, तो इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वहां पर इसे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो कुछ मॉडरेटर जस्ट लाइक ग्रेफाइट, हैवी वाटर, इन सब का यूज करके हम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन इन इस फिजन कैन बी यूटिलाइज, तो इसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, ज्यादातर रिएक्टर वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पस दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करते हैं, ओके। डिस्टिंक्शन बिटवीन द रेडियो एक्टिव डिके एंड द न्यूक्लियर फिजन। अब देखिएगा ये जो न्यूक्लियर फिजन होता है ये क्या होता है और रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, इनमें जो चेंजेस आते हैं, जो डिफरेंस है। तो रेडियो एक्टिव डिके एंड द न्यूक्लियर फिजन, इनमें जो चेंजेस है क्या, इट इज ए सेल्फ प्रोसेस। रेडियो एक्टिव डिके एक सेल्फ प्रोसेस है
और न्यूक्लियर फिजन एक सेल्फ प्रोसेस नहीं है, कह रहा है इट डज नॉट अक्योर इटसेल्फ, फॉर इट न्यूट्रॉन आर बम्बार्डेड ऑन द हैवी न्यूक्लियस। तो इसको हम आर्टिफिशियली डन करते हैं, ये सेल्फ प्रोसेस नहीं है। द न्यूक्लियस emit either the alpha or beta particle with the emission of energy in the form of gamma rays which is not very large। तो रेडियो एक्टिव डीके में अल्फा या बीटा और गामा साथ में एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की, तो कह रहा है ऑन बम्बार्डमेंट ऑफ द हैवी न्यूक्लियस विद द न्यूट्रॉन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड द न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। यहाँ पर जो एनर्जी आती है वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नहीं है, ये तो हार्मफुल इफेक्ट करता ही है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी निकलती है ना वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। यहाँ रेडिएशन हार्मफुल है, यहाँ एनर्जी हार्मफुल है। द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। रेडियो एक्टिव डीके को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल चेन रिएक्शन हम बना सकते हैं। द रेट ऑफ द न्यूक्लियर फिजन कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, आगे बात करते हैं बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस का दो लाइट न्यूक्लियस में स्प्लिट होना। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यहां दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। इन दिस प्रोसेस आल्सो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। यानी कि कुल मिला जुला के न्यूक्लियस चाहे स्प्लिट हो चाहे कंबाइन हो, एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती ही होती है। यानी कि जो मास का लॉस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता ही होता है, समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिए। पहले कह रहा है 1H2 का 1H2 के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। देखिएगा 1H2 का 1H2 के साथ अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2He3 बन रहा है, ठीक है, 2He3 बन रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो मास आ रहा है वो एक मास न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक न्यूट्रॉन बन रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी कि दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं और साथ में एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। अब 1s2 का एक और तरीका ये भी है कि ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना ले रहे हैं, 1H3 बना ले रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ 2H3 बन रहा था, यहाँ 1H3 बन रहा है और साथ ही साथ एक और हाइड्रोजन 1H1 बन रहा है और फिर एनर्जी रिलीज हो रही है 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। ऐसे ही 1H2 जिसे हम बेसिकली ड्यूटेरियम ट्राइटियम इस नाम से भी जानते हैं, 1H2 कंबाइन हो रहा है 1H3 से। जब ये कंबाइन हो रहा है तो ये बन रहा है 2He4 और एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। सेम इसी तरीके से सेम चीज होगी, लेकिन यहां पर ये चेंज होगा 1s2 और 2He3, यानी कि ये हीलियम का एक आइसोटोप है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ये दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर 2He4 बनाएंगे जो कि एक हैवी न्यूक्लियस होगा और 1H1 बनाएंगे और इसके साथ ही एनर्जी रिलीज होगी 18.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है, यानी कि दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ ही साथ एक एनर्जी को रिलीज करते हैं। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है, नोट द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड द स्टार आर द न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो सन में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, सन काफी हीट है, काफी ज्यादा एनर्जी है, और जो स्टार्स हैं वो भी हम ये मानते हैं कि काफी डिस्टेंट सन होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो एनर्जीज आती हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से है। दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हीलियम और हाइड्रोजन का रोल होता है। प्रेजेंट इन देम इन देयर इनर पार्ट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पे ये काम होता है और चूंकि एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि ये टेम्परेचर रीच करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। एंड हाई प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ विच हीलियम न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विद द रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, 1H1 सिंपल समझिएगा, 1H1 प्लस 1H1, पहले ये दोनों जनरली कंबाइन होते हैं, फिर इनके साथ 1H1 और कंबाइन होना स्टार्ट होता है और जब ये चारों के चारों हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो ये बना लेते हैं 2He4। क्या बना लेते हैं, 2He4
और इनके साथ एक दो बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं। क्या इमिट होते हैं बेटा? दो बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं और साथ ही साथ दो न्यूट्रिनो भी इमिट होते हैं। ये न्यूट्रिनो है और एक एनर्जी रिलीज होती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी कि वन टाइम अगर फ्यूजन होता है तो इतनी एनर्जी निकलती है और वहां पे मिलियंस ऑफ टाइम फ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। तो आप सोचिए कितनी एनर्जी वहां रिलीज हो रही है सन के साथ। ठीक है, तो बेसिक 4 हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं। पॉजिट्रॉन, तो ये एक जो बीटा है यहां पर इसे बीटा अलग चीज होती है, तो यहां पर ये प्लस आ जाता है तो ये पॉजिट्रॉन हो जाता है और एक न्यूट्रिनो बनता है। ठीक है, और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। अब आगे समझिएगा, द वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करता है हाइड्रोजन बॉम्ब, विच अ हाई टेम्परेचर लगभग 10⁷ केल्विन रिक्वायर फॉर द फ्यूजन। तो हमें फ्यूजन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब को भी एक्टिव करने के लिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बम्बार्डमेंट करते हैं ताकि इतनी एनर्जी मिल सके। ओके, आगे, although it appear that energy released in the nuclear fusion is much less than the release in the nuclear fission। अब देखिएगा यहां पर समझिएगा कि यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है फिजन और फ्यूजन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, बट इंडीड इट इज सो नॉट सो, लेकिन ये इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, कंपैरिजनली आता है। फॉर ए गिवन मास द एनर्जी रिलीज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाइज आर मच मोर देन द एनर्जी रिलीज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ द सेम मास ऑफ हेमी न्यूक्लियस। अगर आप सेम मास के न्यूक्लियस को फ्यूजन और फिजन दो तरीके से डिवाइड करते हैं तो फ्यूजन में जो एनर्जी निकलती है यानी कि कॉम्बिनेशन में वो बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन टू द फिजन। अगर एक न्यूक्लियस टूटता है तो शायद उतनी एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा जब वही न्यूक्लियस कंबाइन होता है। ठीक है, ये सेम टाइप के न्यूक्लियस की बात हो रही है। द रीजन इज दैट फॉर द सेम मास the number of the light nuclei is much more than the number of heavy nucleus। अब यहां पर क्या कह रहा है, the reason क्या है, for the same mass the number of the light nucleus is much more than the number of heavy nucleus, क्योंकि जो number of light nucleus है वो heavy nucleus से बहुत ज्यादा है। hence the energy obtained per unit mass in fusion is much larger than the energy obtained per unit mass in fission। This is why scientists are engaged in getting energy by the process of fusion of deuterium, which can be obtained in abundance from the sea water at a very low cost। इसी वजह से साइंटिस्ट वगैरह जो ज्यादातर एनर्जी को गेट करना चाहते हैं वो फ्यूजन के प्रोसेस से करते हैं क्योंकि इसमें खर्चे भी कम आते हैं। बट द मेन डिफिकल्टी इज दैट एट 10⁷ केल्विन, ये 10⁷ केल्विन है, 107 दिख रहा है आपको, ये 10⁷ बेटा 7 केल्विन है, 10⁷ केल्विन। ओके, द सबस्टेंस गेट आयोनाइज, लेकिन इतने ज्यादा टेम्परेचर पे सबस्टेंस आयोनाइज हो सकता है। इज दैट इट इज द प्लाज्मा स्टेट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर इट। जब इतनी अधिक टेम्परेचर रहेगा तो सबस्टेंस क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होने का मतलब वो अपने प्लाज्मा स्टेट पे आ जाता है, तो इसको स्टोर करना भी क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ बेसिक चेंजेस यानी कि डिफरेंसेस क्या क्या है, क्या क्या डिस्टिंक्शंस होते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके बीच का डिस्टिंक्शन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में कह रहा है, इन फिजन व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्डमेंट ऑन ए हैवी न्यूक्लियस इट स्प्लिट इनटू टू नियरली इक्वल लाइट फ्रेगमेंट, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में चेंज होता है। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। कह रहा है इन द फ्यूजन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड अ हाई प्रेशर टू लाइट न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस। नेक्स्ट, फिजन का जो रिएक्शन होता है इज पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर, लेकिन फ्यूजन के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर चाहिए। अब हाई टेम्परेचर का मतलब 10⁷ केल्विन तक का टेम्परेचर चाहिए। फिजन in one fission reaction nearly 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज। एक फिजन की रिएक्शन में 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होता है,
और फ्यूजन की रिएक्शन में 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होता है। अब आप कहेंगे कि ऊपर तो अभी मैंने आपको बताया है कि फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कंपैरिजनली बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन टू द फिजन, लेकिन यहां तो आपको दिख रहा है कि फिजन में 190 और फ्यूजन में 24 लेकिन बेटा यहां पर स्टेटमेंट में करेक्शन होता है कि अगर आप सेम एटम की बात कर रहे हो, सेम न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, तो सेम न्यूक्लियस अगर फ्यूजन और फ्यूजन करता है तो फ्यूजन की एनर्जी ज्यादा निकलती है। अगर आप सेम न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, यहां पर जो न्यूक्लियस ली गई है, यहां पर दो डिफरेंट न्यूक्लियस ली गई है, यहां पर ज्यादातर हम हाइड्रोजन लेते हैं और यहां पर यूरेनियम लेते हैं। तो अगर आप सेम तरीके के न्यूक्लियस की बात करेंगे तो कंपैरिजनली न्यूक्लियर फ्यूजन में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कंपैरिजन टू द न्यूक्लियर फिजन। ओके, नेक्स्ट, for the same mass the energy released in the fission process is less than that the fusion process. For the same mass energy released in the fusion process is comparatively more much than the fission process. Okay, the fissionable substance is radioactive, so it gives out harmful radiation and creates problem in the disposal of its weight. अब फ्यूजन रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, ज्यादातर ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस के होते हैं, तो यहां पर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जब होती है तो वो काफी हार्मफुल होती हैं, लेकिन यहां पर रेडियो एक्टिव ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या रहा है, द फ्यूजनेबल सबस्टेंस इज नॉट रेडियो एक्टिव, सो इट डज नॉट गिवन आउट एनी हार्मफुल रेडिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ इट्स वेट इट इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट। तो रेडिएशंस अगर होती भी हैं तो बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट में, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं करती। द फिजनेबल सबस्टेंस इज फाउंड विद इन लिमिट। अब ये जो फिजनेबल सबस्टेंस है, जो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, यानी कि जो हैवी न्यूक्लियस के सबस्टेंस है वो बहुत ही लिमिटेड फाउंड होते हैं, लेकिन जो लाइट न्यूक्लियस है वो बहुत ही आराम से एबंडेंस अमाउंट में फॉर्म होती है, यानी कि मिल जाती है, ठीक है, फाउंड हो जाती है। फिजन प्रोसेस कैन बी कंट्रोल्ड, न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। फिजन का प्रोसेस कंट्रोल्ड है, लेकिन फ्यूजन का प्रोसेस कंट्रोल्ड नहीं होता। कह रहा फ्यूजन रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दिस इज व्हाई फ्यूजन क्रिएटर कुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट सो फॉर, और इसी वजह से हम इसका रिएक्टर नहीं बनाते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द फिजन, वो भी अनकंट्रोल्ड फिजन है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब अनकंट्रोल्ड फ्यूजन के प्रोसेस पे। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, न्यूक्लियर बॉम्ब फिजन का प्रोसेस है और हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन का प्रोसेस में आता है, ठीक है, और ये दोनों ही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में होती है। ओके बेटा, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहां होता है एंड। तो फिलहाल आज के चैप्टर में आपने जो देखा उसमें आपने सबसे पहले बात की कि किस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन, मास का कन्वर्जन एनर्जी में होता है। साथ ही साथ आपने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन को देखा, इनके बीच में डिफरेंसेस देखे, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब आप इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से ट्राई करिए। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है इस चैप्टर को रीड करने में, इस चैप्टर को समझने में या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, तब तक एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए। बाय बाय।